इम्यून सिस्टम कंसिस्ट है दो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स। ठीक है, एक हमारे पास होंगे प्राइमरी ऑर्गन्स। ठीक है जी, और दूसरा होंगे हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन्स। ठीक है, ये जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास, इनका क्या काम है कि ये जो हमारे पास इम्यून सेल्स हैं ना, उनकी ये मैचुरेशन करवाते हैं। ठीक है, अगर हम इम्यून सेल्स की बात करें तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो हमारे पास आर्मी है, आर्मी ऑफ ह्यूमन बॉडी, दीज आर द इम्यून सेल्स। और मोस्ट कॉमनली ये किस पे कंसिस्ट कर रही होती है? हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल हैं वो हमारे पास इम्यून सेल्स कहलाते हैं। अब इनमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली कौन कौन से हैं? दो टाइप्स आ जाती हैं इसमें। एक हमारे पास है ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है जी, और दूसरे हमारे पास लिम्फोसाइट्स। अगर हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेजोफिल्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कौन से आ जाते हैं? मास्ट सेल, ये भी आ जाते हैं। फर्दर इसके साथ साथ हमारे पास जो मैक्रोफेजिज हैं। ठीक है जी, और अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो मेनली हमारे पास बी और टी लिम्फोसाइट्स मेनली होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे पास इम्यून सेल्स हैं। इसके अलावा फर्दर हमारे पास कुछ और सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स भी हमारे पास क्या हैं? एक किस्म के मैक्रोफेजिज ही हैं। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली स्किन में पाए जाते हैं। तो इन नटशेल अगर हम बात करें तो हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन कौन से होंगे? प्राइमरी ऑर्गन वो होगा हमारे पास इम्यून सिस्टम का कि जो कि हमारे पास इम्यून सेल्स, मोस्ट कॉमनली बी और टी सेल जो है ना, ये वाले जो बी और टी सेल हैं, इनकी मैचुरेशन करवाएंगे। उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास हैं प्राइमरी ऑर्गन्स। अब इससे और ज़्यादा पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं बी और टी सेल्स, तो इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास बोन मैरो, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, जितने भी हमारे पास सेल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ बनते हैं? वो आपके पास बनते हैं बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में आपके पास इनकी फॉर्मेशन होती है। तो फॉर्मेशन तो हो गई बोन मैरो में। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात की है बी सेल और टी सेल की। तो फॉर्मेशन होने के बाद इनकी जो मैच्योरेशन होती है ना, वो हमारे पास जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं वो करवाते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, पहले आपके पास है बी सेल्स। ठीक है जी, और उसके अलावा हमारे पास है टी सेल। तो अगर हम दोनों की बात करें तो हमारे पास बी और टी सेल दोनों की फॉर्मेशन कहाँ से हुई? दोनों की फॉर्मेशन हुई बोन मैरो से। दोनों बोन मैरो से बनते हैं। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स वहां से बनते हैं। लेकिन लेकिन हमारे पास जो प्राइमरी ऑर्गन है फॉर द मैचोरेशन ऑफ द बी सेल्स, तो बी सेल्स की मैचोरेशन भी बोन मैरो में ही होगी। ठीक है, बोन मैरो में ही बी सेल की जो मैचुरेशन है होती है। लेकिन अगर हम टी सेल की बात करें तो टी से ही आपने याद रखना है कि हमारे पास टी से थाइमस। तो जो टी सेल हैं उनकी जो मैचुरेशन होती है वो आपके पास थाइमस में होती है। ठीक है, तो ये आपके पास, अगर हम इम्यून सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स की बात करें तो हमें पता चल गया कि हमारे पास इम्यून सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास बोन मैरो और सेकंड है हमारे पास थाइमस। तो इनको क्यों प्राइमरी ऑर्गन कहा गया? क्योंकि इनका काम है मैचोरेशन, कि ये आपके पास इम्यून सेल्स की मैचोरेशन करवाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन्स की। तो सेकेंडरी ऑर्गन्स जो हमारे पास हैं उनका क्या काम है कि वो हमारे पास इम्यून सेल्स की इंटरेक्शन करवाएंगे एंटीजन के साथ। ठीक है जी, कि हमारे पास क्या है कि ये एक एंटीजन है, यहाँ पे एक एंटीजन मैं बना देता हूँ हमारे पास। ठीक है, ये कोई भी एंटीजन है। ठीक है, तो अब इस एंटीजन की यहाँ पे हमारे पास इम्यून सेल है। कोई भी मैं कह सकता हूँ कि ये आपके पास इम्यून सेल है, बी सेल है या कोई भी टी सेल है। ठीक है, तो ये जो आपस में इनकी इंटरेक्शन होती है वो आपके पास सेकेंडरी ऑर्गन्स जो हैं ये काम करवाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो बॉडी में इम्यून सिस्टम के जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं उनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास स्प्लीन,
स्प्लीन के बाद हमारे पास लिम्फ नोड्स, ठीक है जी। लिम्फ नोड के बाद हमारे पास टॉन्सिल्स, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास पियर पैचेस। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं इम्यून सिस्टम के। पियर पैचेस की अगर बात करें तो जीआईटी में आपने अक्सर ये पढ़ा होगा एनाटॉमिकली, आपको ये चीज, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये नज़रों से गुजरी होगी। तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो पियर पैचेस होते हैं ये सेकेंडरी इम्यून सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली इसकी जो लोकेशन होती है वो टर्मिनल इलियम पे ये ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, इन सब का आपको पता है, ठीक है जी, ये कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात शुरू कर लेते हैं लिम्फ नोड से, ठीक है। तो मैं बॉडी के एक, हमारे पास एक ह्यूमन स्केलेटन बनाता हूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसको पूरे के पूरे को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से हमारे पास लिम्फ नोड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास हमने ये क्या किया, एक ह्यूमन स्केलेटन हमने ड्रा किया है। तो इसमें अगर हम लिम्फ नोड की बात करें ना, तो लिम्फ नोड एज अ एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन स्पेसिफिकली हमारे पास लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगे। अगर हमारे पास ये पेशेंट का सर्वाइकल रीजन है तो इसको बोलेंगे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, एक्सिलरी लिम्फ नोड। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल पोजीशंस मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड्स, हाइलर लिम्फ नोड्स, ठीक है जी। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं कि नीचे सुपीरियर मेजेंटेरिक, इंफीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड। और यहाँ पे दरमियान में हमारे पास क्या होती है, एब्डोमिनल एओर्टा। और एओर्टा की अगर हम बात करें कि लेटरली यहाँ पे हमारे पास पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड होते हैं। फिर हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड होंगे। उसके अलावा इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। तो ये हमारे पास लिम्फ नोड पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। हमारे पास ये जो लिम्फ नोड हैं ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं। जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। किस तरह से फिल्ट्रेशन करेंगे, हमारे पास ये जो लिम्फ नोड है ना, तो ये जो लिम्फ हैं, लिम्फ नोड हैं, इनमें जो फ्लूइड जाता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड। इसी तरह से लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उनमें जो फ्लूइड होता है उसको लिम्फ बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास अगर यहाँ पे कोई सिंक है ना, तो सिंक में अगर कोई कोई भी पर्सन जो है ना वो डिशेस को वॉश कर रहा है, तो अगर वो डिशेस को वॉश कर रहा है तो हमारे पास जो भी वेस्टेज होगा वो क्या होगा कि वो फिल्टर हो जाएगा, और फिल्टर होके वो क्या हो जाएगा कि पाइप्स में आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से हमारे पास जो टिश्यूज हैं, बॉडी के जो टिश्यूज हैं, यहाँ पे एक्सिलरी रीजन है, यहाँ पे जो टिश्यूज हैं, वहां से आपके पास जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो का क्या हो जाएगी, वो आपके पास लिम्फ नोड में आ जाएगी। और लिम्फ नोड क्या करेगा कि लिम्फ नोड उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करने से मुराद है कि हमारे पास अगर तो वेस्ट मटेरियल है तो उसको फैगोसाइटोसिस, मतलब कि मैक्रोफेजिस खा जाएंगे। मैक्रोफेजिस के खाने के बाद क्या होगा कि वो जो ब्लड होगा दोबारा से जीव आपके पास एट्री आर्टरी से हमारे पास क्या होता है कि ब्लड वेसल्स टिश्यूज को फिल्टर करते हैं, और टिश्यूज को फिल्टर करने के बाद हमारे पास दोबारा ये जो लिम्फ फ्लूइड होता है ये आपके पास ड्रेन करता है आपकी वीनस ब्लड सप्लाई में। दोबारा से आपके पास वीनस ब्लड सप्लाई में ये ड्रेन हो जाएगा और दोबारा से बॉडी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो नट शेल में अगर हम आखिरी बात ये करें तो हमारे पास जो लिम्फ नोड का प्रॉपर काम है वो ये है कि ये बॉडी के हमारे पास वेस्टेज को क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। उसको जो हमारे पास एंटीजेंस हो सकती हैं, कोई भी पार्टिकल है उसको क्लियर करने, ताकि वो बॉडी को क्या हो सके, हार्म ना, हमारे पास डिस्ट्रक्शन या कोई भी मतलब कि वो डेंजरसली बॉडी के साथ रिएक्ट ना कर सके। तो ये मेन काम होता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो मैंने एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया इस वजह से बनाया ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपके पास बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है जी। दोबारा से मैं एक बात दोबारा आपको रिपीट करवाता हूँ कि प्राइमरी ऑर्गन्स का क्या काम है कि ये आपके पास मेच्योर करेंगे आपके इम्यून सेल्स को, ठीक हो गया। और सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या करेंगे
कि जो मेच्योर इम्यून सेल्स हैं ना, उनको लड़वाएंगे एंटीजेंस के साथ। यहां तक हमने बात की। और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट जो बात की थी ना, वो हमने यहाँ पे इसकी बात की थी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड को मैंने एक्सप्लेन किया। तो टॉन्सिल्स आपके पास, टॉन्सिल्स भी एज अ हमारे पास क्या लिम्फ ड्रेनेज होती है, इसमें भी ये सारा, तो सारे के सारे क्या करेंगे, जितने भी आपके पास सेकेंडरी ऑर्गन है वो फिल्टर करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो हो गया। इंटरनली अगर हम उसके स्ट्रक्चर को विजुलाइज करें तो उसमें कौन कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। तो लिम्फ नोड मैं आपको बना के दिखाता हूँ इधर, फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। तो लाई का कैप्सूल, ये आपके पास इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। ये आपके पास है एक लिम्फ नोड। ठीक है। और ये जो तीन मैंने इसकी एंट्री बनाई है, ये सारी की सारी क्या है, एफरंट, एफरंट हैं जी। ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या होंगी, एफरंट लिम्फेटिक्स। ठीक है। और यहां से आपके पास हर लिम्फ नोड के पास एक सिंगल इफरेंट लिम्फेटिक्स होती है। इफरेंट वो कि जिधर से लिम्फ जो होगा, लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक फ्लूइड जो होगा वो आपके पास यहां से निकलेगा, और एफरंट लिम्फेटिक से क्या होगा, वो आपके पास एंट्री होगी उसकी। फर्दर अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपके पास तीन डिफरेंट जोन्स होते हैं। हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो पिंक वाला एरिया मैंने बनाया है ना, तो इसको बोलते हैं हमारे पास लिम्फेटिक कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। और ये जो आपको पिंक पिंक एरिया नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। ये आपके पास हैं फॉलिकल्स। ठीक है। और ये जो एरिया वो आपके पास कहलाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद वाला जो एरिया होगा वो हम बना लेंगे ग्रीन से। तो ग्रीन वाला ये जो आपके पास एरिया, जितना भी ये एरिया है, ये जो मैंने शेडिड एरिया बनाया है, हमारे पास ये कहलाता है पैराकॉर्टेक्स। पैराकॉर्टेक्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये, यहाँ पे हमारे पास ये मेडुला। ठीक है जी। और ये जो मेडुला वाला पार्ट होता है ना, ये आपके पास दो स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एक आपके पास होती है मेडुलरी साइनस। ठीक है। और दूसरा आपके पास ये जो डिप्रेशन है, इन्वेजिनेशन है, इसको बोलेंगे मेडुलरी कैविटीज। कैविटीज। ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जिसमें आपके पास आपको सर्कल नजर आ रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, दीज आर द फॉलिकल्स। ठीक है जी। होता क्या है कि सबसे पहले जो आपके पास लिम्फ है वो आएगा, यहां से एंट्री होगी और वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आ जाएगा। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में किस तरह से आएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है, ये ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास कुछ कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी हो सकते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे सेल जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे पास मैक्रोफेजिस या डेंड्रिटिक सेल हम कह सकते हैं कि डेंड्रिटिक सेल मोस्ट कॉमनली आपके पास स्किन के जो मैक्रोफेजिस होते हैं ना, उनको कहा जाता है। तो ये आपके पास एक डेंड्रिटिक सेल है। तो ये डेंड्रिटिक सेल क्या होगा कि ये यहाँ पे एफरेंट लिम्फेटिक की मदद से आपके पास आ जाएगा कॉर्टेक्स में। और कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स के साथ ये क्या करवाता है, इंटरेक्शन होती है इनकी। और जब फॉलिकल्स के पास आता है तो फॉलिकल्स आपके पास मेनली लोडेड होते हैं बी सेल्स के साथ। तो मेनली आपके पास आपकी बॉडी में जो बी सेल्स हैं वो कहाँ पड़े होते हैं, फॉलिकल्स में पड़े होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पैराकॉर्टेक्स की, तो पैराकॉर्टेक्स में आपके पास टी सेल्स जो होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स, वो पैराकॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। फर्दर आपके पास मेडुलरी साइनस और कैविटीज, यहाँ पे आपके पास मेडुलरी साइनस में होते हैं आपके पास प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स, व्हाट इज प्लाज्मा सेल, जो कि बी सेल से आगे कन्वर्ट होते हैं। बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स आगे कन्वर्ट होता है आपके पास प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल फर्दर आपके पास एंटीबॉडीज बना देते हैं, स्पेसिफिक आईजीजी आईजीई जो भी हो।
ठीक है। और कैविटीज की अगर हम बात करें तो मेडुलरी कैविटीज में आपके पास मैक्रोफेजिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक एनाटॉमिकली प्रेजेंटेशन है लिम्फ नोड की। इसको और ज्यादा मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने कहा कि आपके पास क्या होगा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होगा या कोई भी आपके पास लिम्फ में अगर कोई एंटीजन है तो वो एफरेंट लिम्फेटिक की मदद से हमारे पास कॉर्टेक्स में आ जाएगी। वहां पे बी सेल्स को क्या होगा, उसके साथ इंटरेक्शन होगा और बी सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। यहीं पे हमारे पास अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो इस फॉलिकल्स में हमारे पास ये जो फॉलिकल्स है ना, इसकी भी दो टाइप्स है। एक हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं और एक सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे मैंने बनाए हैं ना, ये आपके पास है प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स में आपके पास इनएक्टिव बी सेल होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव बी सेल्स पाए जाते हैं। और सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होते हैं उनमें एक्टिव बी सेल पाए जाते हैं। ठीक हो गया। और आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब बी सेल्स के साथ आके इंटरेक्ट करेंगे तो बी सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है। और अगर बी सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी तो अब हमने बी सेल्स को एक्टिवेट कर लिया, ताकि हमारे पास बॉडी में क्या है कि कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट है कि जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बी सेल्स क्या होते हैं कि यहां से इफरेंट लिम्फेटिक्स की मदद से आपके पास सर्कुलेशन में वो दोबारा से इंटर हो जाएंगे और आगे इम्यून रिस्पॉन्स शुरू शो करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पैराकॉर्टेक्स वाला एरिया, यहाँ पे आपके पास टी सेल्स प्रेजेंट है। तो सेम काम वही जो होता है जो मैंने पहले आपको बताया। लेकिन लेकिन इसके अलावा हमारे पास अगर ये हमारे पास क्या है कि एक लिम्फ नोड है, तो लिम्फ नोड में सिर्फ ये तो नहीं होता कि हमारे पास क्या होगा कि लिम्फ आएगा सिर्फ, कि जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो आएगा। इसकी अपनी भी तो सर्कुलेशन है ना। तो आपके पास इसमें आपके पास क्या होती है, लिम्फेटिक आर्टरी और लिम्फेटिक वेन भी तो होगी। तो इसी तरह से जो मैंने आपको ब्लू और ये रेड से, एक लिम्फेटिक आर्टरी होती है और एक आपके पास लिम्फेटिक वेन भी लिम्फ नोड में आ रही होती है। ठीक है जी। अब ये जो लिम्फ आपके पास आर्टरी है, ये क्या काम करती है कि ये आपके पास यहाँ पे मैंने कहा कि बी सेल हैं, तो लेकिन बी सेल हमारे पास यहाँ पे आए कहाँ से, और ये जो टी सेल हैं ये हमारे पास आए कहाँ से। तो ये जो हमारे पास वेन है ना, लिम्फेटिक आर्टरी और लिम्फेटिक वेन, यहाँ से आपके पास जो बी सेल है ना, कहाँ से, मतलब बी सेल्स की मैच्योरेशन कहाँ हुई, बोन मैरो में। बोन मैरो से मैच्योर होके वो लिम्फ नोड में आ रहे हैं, ताकि वो फर्दर नेक्स्ट आपके पास कोई भी एंटीजन जो है उसको फिल्टर कर सकें। और टी सेल्स आपके पास कहाँ से आते हैं, थाइमस से मैच्योर होके यहाँ आ रहे होते हैं। अब जो एनाटॉमिकली आपको बात पता होनी चाहिए, वहाँ यहाँ पे आपके पास हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स पड़े होते हैं, ये जो पैराकॉर्टेक्स वाला एरिया है। इस बात का क्या मकसद है कि नॉर्मल अगर कोई भी ब्लड वेसल है ना, ये ब्लड वेसल है, तो इसमें एंडोथीलियल सेल किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पास एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स में। लेकिन इसके पैरेलल, इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि मैं ये जो एंडोथीलियल सेल बना रहा हूं इसको कुछ इस तरह से बनाऊं कि हमारे पास इनके दरमियान जो गैप है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से, ये कि गैप बहुत ज्यादा है। अगर गैप ज्यादा है तो ये क्या चीज, किस चीज के लिए हेल्पफुल है कि आपके पास सर्कुलेशन से जो बी या टी सेल आ रहे हैं ना, वो आपके पास क्या होंगे कि यहां से फिल्टर होके आपके पास लिम्फ नोड में आके क्या होंगे, वहां पे सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब वहां पे आके अकोमोलेट होना शुरू हो जाएंगे, वहां पे आके जमा होंगे, ताकि नेक्स्ट लिम्फ आए तो उसके साथ हम क्या हो, इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सकें। ठीक है। तो ये जो आपके पास गैप्ड एंडोथीलियल सेल होते हैं ना, इसी को हमारे पास हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली पैराकॉर्टेक्स इस एरिया में पड़े होते हैं, जिधर से बी और टी सेल्स आते हैं और लिम्फ नोड में आके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स, हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स। ठीक है। और ये किस पार्ट में पड़े होते हैं आपके पास, पैराकॉर्टेक्स में। दो बातें हमने कर ली हैं जी। अब वैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है, ठीक है, कुछ आपके पास डेंड्रिटिक सेल आए हैं, उसके अलावा वैसे भी लिम्फ में आपके पास कुछ एंटीजन्स वैसे भी डायरेक्टली लिम्फ नोड में आ जाते हैं विदाउट एनी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो बात हो गई, यहाँ पे आपके पास टी सेल्स होंगे और वो भी आपके पास एक्टिवेट होके क्या होगा कि इफरेंट लिम्फेटिक से वो क्या होगा कि आ जाएंगे सर्कुलेशन में और कहेंगे चलो जी किधर लड़ाई करनी है, हम एक्टिवेट होके आ चुके हैं।
दो बातें होंगी। तीसरी बात, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट आपने कहा था कि मेडुलरी साइनस, ठीक है, और मेडुलरी कैविटीज। तो मेडुलरी कैविटीज में आपके पास मैक्रोफेजेस होते हैं। अगर कोई भी ऐसा हुआ कि जो पैराकॉर्टेक्स है या हमारे पास कॉर्टेक्स है, यहाँ से कोई ना कोई एंटीजन जो बच के आगे आ गया आपके पास मेडुलरी रीजन में आ चुका है, तो वहां पे जो मैक्रोफेजेस हैं वो उसको खा लेंगे। और उसके अलावा कुछ प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कि आपके पास फर्दर एंटीबॉडीज बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एक और बात है हमारे पास जो एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है, पैराकॉर्टेक्स के रिलेटेड, एक हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स। और अगर बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है जी, और कोई भी आपके पास इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन है, तो मोस्ट कॉमनली जो पैराकॉर्टेक्स वाला एरिया होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेम हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास पैराकॉर्टेक्स वाला एरिया जो होता है, अगर किसी बंदे को लिम्फेडिनोपैथी हुई है कि उसके लिम्फ नोड अगर इनलार्ज हुए हैं, तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड पार्ट जो होता है वो पैराकॉर्टेक्स वाला होता है, कि टी सेल्स बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये एक एमसीक्यूज है, आपको पता होना चाहिए कि लिम्फेडिनोपैथी में आपके पास पैराकॉर्टेक्स जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। फर्दर एक और दूसरा एमसीक्यूज ये है कि अगर किसी पेशेंट को डी जॉर्ज सिंड्रोम है, व्हाट इज डी जॉर्ज सिंड्रोम, आपके पास माइक्रो डिलीशन होती है 22q11.2, आपके पास माइक्रो डिलीशन होती है। एंड ये बात है कि आपके पास इसमें क्या होता है कि थाइमस का हाइपोप्लेजिया हो जाता है। व्हाट इज थाइमस, के थाइमस वो आपके पास, थाइमस अगर हम बात करें ना, तो थाइमस में क्या होता है कि टी सेल की मैच्योरेशन, अगर किसी बंदे की बॉडी में जो थाइमस नहीं बना, थाइमस का हाइपोप्लेजिया, के थाइमस बना ही नहीं है डीजोर सिंड्रोम की वजह से, तो टी सेल की मैच्योरेशन होगी नहीं होगी। अगर टी सेल की मैच्योरेशन नहीं होगी, तो क्या आपके पास टी सेल्स जो होंगे वो पैराकॉर्टेक्स में आएंगे? वो पैराकॉर्टेक्स में आएंगे नहीं। अगर पैराकॉर्टेक्स में नहीं आएंगे, तो ऐसे पेशेंट में जो पैराकॉर्टेक्स होता है ना, वो आपके पास इनविजिबल होता है, वो पैराकॉर्टेक्स नजर नहीं आता लिम्फ नोड पे, ठीक हो गया। तो ये भी अगर बात है, क्योंकि यहाँ पे टी सेल होने होते हैं और थाइमस ही नहीं है जिसने टी सेल को मेच्योर करना होता है, तो ये आपके पास, ये भी इसके रिलेटेड दो बातें हो गई, ठीक हो गया। अब हम बुक पे आते हैं। बुक में जितनी बातें हमने पढ़ी है ना, उनको एक दफा मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर हम दोबारा से नेक्स्ट चलें कि नेक्स्ट स्प्लीन को डिस्कस करते हैं। इसको क्या हो गया है? यहां से हमने शुरू किया है हमारे पास कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या है। आपके पास प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ऑर्गन्स में हमारे पास एक बोन मैरो है और दूसरा थाइमस है। इन दोनों का क्या काम है कि ये मैचुरेशन करवाते हैं। बी सेल की मैचुरेशन बोन मैरो में होगी और टी सेल की मैचुरेशन जो होगी वो आपके पास थाइमस में होगी। सेकेंडरी ऑर्गन्स आपके पास स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, अपेंडिक्स और पेयर पैचेस, ये जो हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिम्फ नोड। लिम्फ नोड सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन दैट हैज मैनी एफरेंट एंड वन और मोर इफरेंट, ठीक है जी, इनकैप्सुलेटेड विद ट्रेबिकुलाई, फंक्शन आर नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन बाय मैक्रोफेजेस, सर्कुलेशन ऑफ द बी एंड टी सेल्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन। के मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि वहां पे आपके पास बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल हैं। हमारे पास क्या क्या पार्ट हैं लिम्फ नोड के? फॉलिकल है, पैराकॉर्टेक्स है और मेडुला है। फॉलिकल्स हमारे पास लोकेटेड इन द आउटर कॉर्टेक्स, साइट ऑफ बी सेल्स लोकलाइजेशन एंड प्रोलिफरेशन। प्राइमरी फॉलिकल्स आर डेंस एंड क्विसेंट्स, मतलब ये खामोश होते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स हैव पेल सेंटर, जर्मिनल सेंटर्स एंड आर एक्टिव। सेकेंडरी फॉलिकल्स जो हैं वो आपके पास एक्टिव होते हैं। मोस्ट कॉमनली ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या पड़ा होता है, बी सेल्स, ठीक है। फर्दर पैराकॉर्टेक्स को पहले पढ़ते हैं।
contain T cells. Region of cortex between follicles and medulla contain high endothelial venules through which T and B cells enter from blood. ठीक हो गया, ये बात हो गई है कि ब्लड से जो बी और टी सेल हैं वो इन्हीं वेन्यूल्स की मदद से लिम्फ नोड में आते हैं। अंडर डेवलप्ड इन पेशेंट विद द डी जॉर्ज सिंड्रोम, अगर किसी पेशेंट को डी जॉर्ज सिंड्रोम है कि उसका थाइमस का हाइपोप्लेजिया है तो टी सेल नहीं आएंगे, तो जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि ये जो पार्ट होगा वो अंडर डेवलप होगा। पैराकॉर्टेक्स इन लार्ज इन एन एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स ईबीवी एंड अदर वायरल इन्फेक्शन। पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया लिम्फेडिनोपैथी। ओके जी, ये बात भी हो गई है। यहाँ पे अगर हम, तो ये वही डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो व्हाइट एरिया नजर आ रहा है ना दरमियान में आपके पास, ये आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, जो व्हाइट एरिया फुल ऑफ बीटा सेल, बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक। ये आपके पास फॉलिकल्स हैं जो कि कॉर्टेक्स वाला एरिया, ये सारा जो आपके पास व्हाइट शेड वाले हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, जो सिंपल हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। फिर उसके बाद हम ये जो जर्मिनल और मेंटल जोन आपके पास है ना, ये आपके जो फॉलिकल्स होते हैं ना, ये जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के अराउंड फर्स्ट जो आपके पास जोन होता है इसको बोलते हैं हमारे पास मेंटल जोन, ठीक है। दरमियान वाला जर्मिनल जोन, और आपके पास सेकंड जो हो गया वो मेंटल जोन, और इसके एंड पे आपके पास होता है एक मार्जिनल जोन, ठीक है। मार्जिनल जोन लिम्फोमा मोस्ट कॉमनली क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। हम व्हाइट ब्लड सेल्स जो उनकी पढ़ चुके हैं, हम न्यूप्लाज्मा फॉलिकुलर लिम्फोमा, ये हमने नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में सारे पढ़े हैं। अच्छा जी, पैराकॉर्टेक्स जो है ये आपके पास फॉलिकल्स और मेडुला के दरमियान, ये आपके पास जितना भी ब्लू ब्लू एरिया है यहाँ पे क्या होगा, टी सेल होंगे, ठीक है जी, होगी बात। अब इसके बाद हमारे पास मेडुलरी कोड्स हैं और मेडुलरी कैविटीज भी होती हैं। मेडुलरी कोड्स में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा सेल होते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर एंटीबॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास मेडुलरी साइनसेस जो हैं वहाँ पे मैक्रोफेजेस होती हैं। आर्टरी और वेन जो है वो आ रही हैं, ठीक है, और वेन्यूल्स की मदद से पैराकॉर्टेक्स में टी सेल्स को भरेंगी और बी सेल्स को भी देंगी। आपके पास डिफरेंट एफरेंट लिम्फेटिक्स होती हैं, डिफरेंट, एक दो तीन, ठीक है, ये सारे के सारे एफरेंट लिम्फेटिक्स हैं। लेकिन ईफरेंट लिम्फेटिक, जो ईफरेंट जिधर से आपके पास लिम्फ, जिधर से बी या टी सेल निकलते हैं ना कि सर्कुलेशन में जाके शामिल होने, वो आपके पास सिर्फ एक होता है, ठीक है जी। तो यहां तक बात हो गई है क्लियर। लिम्फ नोड आपको क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट। मेडुला को डिस्कस करते हैं। कंसिस्ट ऑफ मेडुलरी कोड्स क्लोजली पैक्ड लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, and medullary sinus contain reticular cells and macrophages. Medullary sinus communicate with the efferent lymphatics को, ये आपके पास efferent आपके पास efferent lymphatics जो है ना उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आखिरी पार्ट है। और यहाँ से हमारे पास बाहर निकल जाते हैं सारे के सारे बी टी सेल्स, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना ये भी हमने डिस्कस करनी है, लेकिन इसके बाद, इससे पहले हमारे पास ये जो स्प्लीन है ना इसको डिस्कस कर लें, फिर हम आएंगे उस पे, और एंड पे हम थाइमस को डिस्कस करेंगे। तो स्प्लीन के बारे में आपको जो बातें पता होनी चाहिए ना, सबसे पहली जो बात है ना, जो कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन की जो लोकेशन है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लाई कर रही होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास 9 to 11th रिब जो है ना, एग्जैक्टली 9th to 11th रिब जो है इसके नीचे जो होती है वो आपके पास स्प्लीन पड़ी होती है। अब इसके अलावा स्प्लीन का जो मेन पार्ट है ना, कि आप लोगों ने ये बात कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोबारा से मैं लिम्फ नोड बना रहा हूँ। तो लिम्फ नोड का अगर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एफरेंट लिम्फेटिक से लिम्फ नोड में क्या चीज आती है, लिम्फ आता है, लिम्फ फ्लूइड जो है ना वो आता है। लेकिन स्प्लीन बेशक आपके पास सेकेंडरी ऑर्गन है इम्यून सिस्टम का, लेकिन इसमें सिर्फ लिम्फ नहीं आता, बल्कि इसमें आपके पास क्या आता है कि ब्लड आता है, प्रॉपर ब्लड आता है, सिर्फ लिम्फ इसमें इंटर नहीं होता, ठीक है। इसमें प्रॉपर बॉडी का, पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो भी आपके पास इसमें इंटर होता है, ठीक है जी। और मोस्ट कॉमनली आपके पास इसका जो मेन काम है ना, बाकी इसके मेन काम दो तीन है, लेकिन ब्लड से रिलेटेड आपने ये याद रखनी है कि जो आपके पास ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं ना, जो आपके पास रेड ब्लड सेल का लाइफ साइकिल कितना है, 120 डेज।
तो जब 120 दिन पूरे हो जाते हैं ना, तो स्प्लीन के मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, वो इस रेड ब्लड सेल को खा जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने कभी भी इस तरह नहीं कि आपने इसमें मिस कंफ्यूजन कभी नहीं करनी कि स्प्लीन में सिर्फ लिम्फ नहीं आता, बल्कि क्या है, बेशक आपके पास ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसमें प्रॉपर ब्लड आता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर मैं आपको इसका मतलब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं फर्दर उसको हम डिस्क्लोज करेंगे। तो इसमें मोस्ट कॉमनली एक रेड पल्प होता है और एक वाइट पल्प होता है। तो ये एक स्प्लीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। और इसमें हमने पहले सबसे क्या बात की कि इसमें प्रॉपर आपके पास क्या है कि ब्लड आ रहा है, तो ये हमने क्या बना ली, आर्टरी बना ली। और इसके साथ ही हम ये ब्लू से वेन बना लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि एक इसमें आपके पास होगा वाइट पल्प। ठीक है, वाइट पल्प। ठीक है, और एक आपके पास इसमें होता है जिसको बोलते हैं रेड पल्प। ठीक है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास पल्प वैसे। बाकी हमारे पास इसको बना लेते हैं हम, दूसरे रेड से बनाते हैं रेड पल्प। ये आपके पास ये सारे का सारा क्या है, ये आपके पास है रेड पल्प। ठीक है जी। अब हमारे पास जो वाइट पल्प है ना, तो वाइट पल्प की अगर हम बात करें तो वाइट पल्प मेनली तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली एक तो हमारे पास क्या हुआ कि ये यही जो हमारे पास आर्टरी आ रही है ना, इसको ये आर्टरी जो है ना, ये इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है। ठीक है, और इस तरफ भी जा रही है। एक हमारे पास स्प्लीन में होंगे फॉलिकल्स, जैसे कि हमारे पास लिम्फ नोड में पड़े हुए थे, सेम वैसे ही हमारे पास यहाँ पे फॉलिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास इसमें पैरा आर्ट्रियोलर लिम्फेटिक शीट होती है। वो कहाँ पे पाई जाएगी, वो आपके पास ये जो आर्टरी आ रही है ना, तो इसके अराउंड ये आपके पास जो आर्टरी के अराउंड वाला एरिया होगा, जो मैंने आपके पास ब्लू से प्रेजेंट किया है, ये इसको बोलेंगे PALS। ये आपके पास क्या है, PALS, पैरा आर्ट्रियोलर लिम्फेटिक शीथ। पैरा आर्ट्रियोलर लिम्फेटिक शीथ। ठीक है, और फॉलिकल्स भी हमने बना लिए। ये फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि मार्जिनल जोन कहाँ होगा, यही जो फॉलिकल्स हैं, जो पहले मैंने आपको बात बताई है कि हमारे पास जो फॉलिकल्स होते हैं ना, तो फॉलिकल्स के अराउंड जो आपके पास जोन होता है ना, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल जोन। तो ये आपके पास है मार्जिनल जोन। ठीक है, और ये जो हमने तीनों के तीनों स्ट्रक्चर बना लिए हैं, ये वाला हमारे पास क्या है, ये है मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन, और ग्रीन वाला क्या था हमारे पास, क्या था ये, फॉलिकल, फॉलिकल्स। ठीक हो गया। ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, ये हमारे पास कहलाएगा वाइट पल्प। ये वाइट पल्प है। तो वाइट पल्प जो होता है स्प्लीन में, वो फॉलिकल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, मार्जिनल जोन पे, और PALS, पैरा आर्टियोलर लिम्फेटिक शीट। सेम इसी तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि अगर हम फॉलिकल्स की बात करें तो इसमें क्या पड़ा होगा, B सेल। अगर हम मार्जिनल जोन की बात करें तो इसमें पड़े होंगे मैक्रोफेजिस। ठीक है जी। और इसके अलावा पैरा आर्टियोलर लिम्फेटिक शीथ की हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होते हैं T सेल्स। ठीक है, मेनली T सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो वाइट पल्प सारे का सारा हमने उसको क्लोज कर दिया। B सेल्स, T सेल्स, मैक्रोफेजिस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स, मार्जिनल जोन, और पैरा आर्टियोलर लिम्फेटिक शीथ। सेम इसी तरह से हम आ जाते हैं रेड पल्प की तरफ। तो रेड पल्प आपके पास मेनली, रेड पल्प में हमारे पास क्या होगा, एक तो साइनोसाइड्स होंगे, साइनोसाइड्स। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास इसमें इसको रेटिकुलर फाइब्रस फ्रेमवर्क शीट होती है। तो ये मोस्ट कॉमनली ये जो साइनोसाइड्स है ना, इसको पहले समझना ज्यादा अहम है। फिर हम बात करेंगे वाइट पल्प की, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द साइनोसाइड्स, और ये किस तरह से काम करता है।
अगर मैं यहाँ पे एक, ये आपके पास क्या है कि ये है एक स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है, और आगे जाके ये फर्दर आर्टरियोज में डिवाइड हो जाएगी, छोटी छोटी ये आर्टरियोज में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या होगा कि इसी के साथ हमारे पास वेन्यूल्स भी होते हैं, ये वेन्यूल्स हैं, ठीक है, ये वेन्यूल्स हैं, और ये वेन्यूल्स क्या होंगे, ये आपके पास स्प्लेनिक वेन में आके ड्रेन हो जाएंगे। तो ये वेन्यूल्स हैं, और इसके अलावा ये आपके पास क्या हैं, आर्ट्रियोल्स। अब होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये रेड पल्प में ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये दोनों अटैच होते हैं किसके साथ, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको मैंने बना के दिखाया इसको बोलेंगे साइनोसाइड। साइनोसाइड इसको बोलेंगे, ठीक है। तो साइनोसाइड्स में आपके पास होता कुछ इस तरह के, यहां से आपके पास रेड ब्लड सेल आए, रेड ब्लड सेल यहां से आए, ठीक है। और रेड ब्लड सेल अगर तो आपके पास नॉर्मल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है जी, तो क्या होगा कि वो आपके पास ये रेड ब्लड सेल जो होंगे वो साइनोसाइड में आएंगे, ठीक है। ये टैग इस इन पे टैग हो गया कि ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है। किस तरह से पता चलता है, मोस्ट कॉमनली आपके पास ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना वो इस तरह से बाइकनकेव शेप होती है ना ये, और ये आपके पास फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे साइनोसाइड में ना आपके पास एंडोथीलियल सेल होते हैं मोस्ट कॉमनली। साइनोसाइड में आपके यहाँ पे जब रेड ब्लड सेल साइनोसाइड में इंटर होते हैं ना, तो इससे पहले आपके पास यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन होती है, ये यहाँ पे ये आपके पास एक फिल्ट्रेशन के तौर पे मेम्ब्रेन होती है, जिसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। तो अगर तो रेड ब्लड सेल जो थे वो आपके पास नॉर्मल थे, फ्लेक्सिबल थे, तो ये यहां से पास हो जाएंगे, पास हो गए, ठीक है, नॉर्मल हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये अभी क्या है कि ओल्ड नहीं है, न्यू रेड ब्लड सेल हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि ये दोबारा से आ जाएंगे यहाँ वेन्यूल्स में, और दोबारा से आपके पास ये सर्कुलेशन में चले जाएंगे, एक बात होगी। दूसरी बात कि अगर आपके पास यहां से अगर ये साइनोसाइड में इंटर नहीं हो सके, यहां पे जो इनो इसने फिल्ट्रेशन रखी हुई थी, जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है स्मॉल पोर्स की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रेड ब्लड सेल स्टक हो गए, तो स्टक होते ही हमारे पास इधर ही साइनोसाइड्स में क्या पड़े होते हैं, मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस पड़े होते हैं, और वो मैक्रोफेजिस क्या करेंगे कि जैसे ही रेड ब्लड सेल यहाँ पे स्टक होंगे होंगे वो इसको खा जाएंगे। तो ये आपके पास मेन प्रोसेस होता है रेड ब्लड सेल, आपके पास रेड पल्प का, कि वो आपके पास ओल्ड रेड ब्लड सेल को बॉडी से फिल्टर करती है, ठीक है। और अगर सही वाले हैं, गुजर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है, तो दोबारा से वो वेन्यूल से वेन्स में आ जाएंगे और दोबारा से सर्कुलेशन में आके इंटर हो जाएंगे, ठीक है। रेड पल्प की बात हो गई है, हमारे पास साइनोसाइड्स का क्या काम होता है वो क्लियर हो गया। अब सिर्फ रेड है तो रेड से रेड याद रखना है कि इसका काम सिर्फ स्पेसिफिक है रेड ब्लड सेल की हद तक, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। लेकिन वाइट है तो वाइट का सारा ही काम क्या है, वाइट ब्लड सेल, मतलब कि इसका काम सारा ही इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अब दो तीन काम है इसके। पहले तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो फॉलिकल्स हैं, बी सेल्स हैं, कोई भी एंटीजन है, ठीक है, तो उसको क्या करेगी, उसको आपके पास ये खत्म करेगी, बॉडी से फिल्टर करेगी। मोस्ट कॉमनली हमारे पास किस एंटीजन के लिए जो स्प्लीन का हमारे पास व्हाइट पल्प होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपने याद रखना है, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इसके अगेंस्ट मोस्ट अफेक्टिव ये वर्क करती है हमारे पास स्प्लीन जो होती है, ठीक है। बॉडी में हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि इनकैप्सुलेटेड होते हैं। इनकैप्सुलेटेड मतलब कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है ना वो कैप्सूल में हमारे पास क्या है, उसके अराउंड एक कैप्सूल है, ठीक है। और ये जो कैप्सूल होता है ना, इसकी स्पेसिफिसिटी होती है कि ये एंटी फैगोसिटिक है। एंटी फैगोसिटिक के मतलब ये क्या करेगा कि ये मैक्रोफेजिस को क्या कहेगा कि मैं आपको खाने नहीं दूंगा, उसको रेजिस्ट करता है, एंटी फैगोसिटिक एक्टिविटी है। ये जो कैप्सूल है ये मैक्रोफेजिस को खाने नहीं देता, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर ये जो अगर सर्कुलेशन से ये इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो थे वो आपके पास स्प्लीन में आ गए, तो स्प्लीन की जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है, जो बी सेल है ना, फॉलिकल्स, ये हमारे पास कहाँ थे, ये फॉलिकल्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये जो आईजीजी हमारे पास एंटीबॉडी बनाएंगे, इसके अलावा हमारे पास
जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं जैसे कि C3b मेनली इन्वॉल्व होती है, तो ये मोस्ट कॉमनली ऑप्सोनाइजेशन करवा देती हैं। व्हाट इज द ऑप्सोनाइजेशन? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने टैग कर दिया कि ये जो हमारे पास टैग्ड हो गए कि ये जो IgG और C3b हमारे पास ये जो दो, एक एंटीबॉडी है, एक एंटीबॉडी है और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ये हमारे पास जब स्प्लीन में ये इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आएंगे तो ये उसके ऊपर स्टक हो जाएंगे, ये उसके ऊपर स्टैंप कर देंगे, ये उसके उसके साथ अटैच हो जाएंगी और ये भी उसके साथ अटैच हो जाएंगी। जब ये दोनों अटैच हो गई, साइट कौन सी थी, लोकेशन कौन सी थी, स्प्लीन जिधर ये काम हुआ, तो अब ये हमारे पास बेशक एंटीफेगोसिटिक एक्टिविटी भी है इसकी, लेकिन ये खुद को रोक मतलब ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को रोक नहीं पाएगा और इसको खत्म कर दिया जाएगा, ये जो बैक्टीरिया होगा इसको मार दिया जाएगा। लेकिन अगर स्प्लीन नहीं है तो ऑब्जोनाइजेशन का प्रोसेस नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। वो होता है ना कि हम किसी को अगर ट्रैप करना है तो ट्रैप करने के लिए एक प्रॉपर जाल बनाया जाता है, ठीक है, तो तब उसको ट्रैप किया जाता है फिर उस पर हमला किया जाता है। तो सेम हमारे पास क्या होता है कि इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को सप्लीन में ला के ट्रैप किया जाता है, ऑप्सोनाइजेशन करवाई जाती है और फिर इसको मार दिया जाता है। अगर हमारे पास बॉडी में स्प्लीन है तो जितने भी इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं वो सारे मर जाएंगे। और ये इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आपने जब भी मेडिसिन इन्फेक्शन डिजीज कहीं भी तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, तो आपने इसको शाइन्स KS के नाम से याद करना है। शाइन्स KS, ठीक है। शाइन से हमारे पास क्या हो जाए, एस से क्या होगा, स्टेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है। और H से हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। N से हमारे पास नजीरिया मेनिंजिटाइडस, नजीरिया मेनिंजिटाइडस, ठीक है। उसके अलावा कोलाई, उसके अलावा क्लेबसेला, क्लेबसेला, ठीक है। उसके अलावा स्टेप्टोकोकस ए गलेक्टिया, ठीक है। और फर्दर आपके पास एक और बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला, ये भी आपने याद रख, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी आपके पास नमूनिया काज करवाता है, मनिंजाइटिस काज करवाता है। उसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या करवाता है, एपिग्लोटाइटिस। ये बातें वो है जो कि आपके MCQs के लिहाज से अहम है। एपिग्लोटाइटिस और एक्सरे पे आपको थंब साइन मिलता है, ठीक है जी, थंब साइन। उसके अलावा नजीरिया मेनिंजाइटिस जो होता है वो आपके पास क्या करवाता है, मेनिंजाइटिस। और उसके अलावा वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम ये करवाएगा, ठीक है। इकोलाई आपके पास क्या क्या करवा सकता है, हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली हेमोरेजिक HUS हिमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम करवाता है। उसके अलावा फर्दर आपके पास डायरिया वगैरह ये भी सारी, क्लेबशेला भी आपके पास ये नमूनिया काज करवाता है, ठीक है। ए गलेक्टिया जो है ये मोस्ट कॉमनली इन बेबीज न्यू नेट में मेनिंजाइटिस काज करवाता है। साल्मोनेला जो है वो टाइफाइड करवाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो बैक्टीरियाज हैं, बात करने का मकसद ये है कि ये सारे के सारे जो हैं वो इनकैप्सुलेटेड हैं। अगर किसी पेशेंट के पास सप्लीन नहीं है, ठीक है, सप्लीन नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ए सप्लीनिया। अगर उस पेशेंट को ए सप्लीनिया है, ए सप्लीनिया, ठीक है, तो ए सप्लीनिया की कंडीशन में हमारे पास इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है जी, इनके इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है ना वो बढ़ जाता है। पहली बात, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा और पेशेंट जो होगा वो सेप्सिस में चला जाएगा। सेप्सिस आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास सेप्टिसीमिया के ब्लड में जो बैक्टीरियल टॉक्सिन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो वो सेप्सिस काज करवा सकता है। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आपके पास ए सप्लीनिया हो जाता है या ए सप्लीनिया हम खुद करते हैं, ठीक है। सबसे पहली तो कंडीशन है कि हमारे पास ए सप्लीनिया होगा कभी भी कि अगर किसी पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया, और ये MCQs है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें आपके पास सब ए सप्लीनिया हो जाता है, तो सिकल सेल अनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो रीनल वेन है, सॉरी रीनल नहीं, जो आपके पास सप्लीनिक वेन है ना, सप्लीन, वो आपके पास वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वहां पे सिकल सेल जो होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करवा देते हैं और आपके पास जो सप्लीन है उसकी इन्फाक्शन हो जाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में उसके अलावा सिकल सेल अनीमिया के अलावा
हम खुद नॉर्मली क्या करवाते हैं कि अगर किसी पेशेंट को आईटीपी है, व्हाट इज आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, तो इस कंडीशन में भी स्प्लीनेक्टमी करवा दी जाती है। स्प्लीनेक्टमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लीनेक्टमी, कि हमने खुद ही स्प्लीन उड़ा दी। क्यों उड़ा दी? क्योंकि आईटीपी में क्या होता है कि हमारी जो प्लेटलेट्स है ना, हमारी प्लेटलेट्स जो हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, किसके खिलाफ? GP2B3, ये ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही थी। तो हमने खुद स्प्लीन को उड़ा दिया। फर्दर और क्या कंडीशन हो सकती है? और ये कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ये क्या कंडीशन होती है कि जिसमें स्प्लीनेक्टमी करवा दी जाती है। हमारे पास जो ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, वैसे ये बाइकन के इस तरह शेप होती है, लेकिन हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस में हमारे पास एनकरिन प्रोटीन जो हमारे पास स्पेक्ट्रिन एनकरिन साइटोस्केलेटन प्रोटीन होती है ना, जो इसको बाइकन केव बनाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है म्यूटेशन की वजह से, तो रेड ब्लड सेल इस तरह के मिलते हैं। अगर इस तरह के मिलेंगे तो सप्लीन इनको खाना शुरू कर देती है। तो ऐसे पेशेंट को जिंदा रखने के लिए खुद ब खुद ही हम इसकी सप्लीन उड़ा देते हैं, क्योंकि अगर सप्लीन नहीं उड़ाएंगे तो ये जितने भी रेड ब्लड सेल बनेंगे ये गोल गोल से सबको, स्फीरोसाइट सबको खा जाएगी। ठीक है? तो अब सिकल सेल एनीमिया, आईटीपी और हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस में हमारे पास सप्लीन नहीं है, तो इनका रिस्क बढ़ जाएगा। अब इस बात पे इतना जोर देने का मकसद क्या था कि वो इन्फेक्शियस डिजीज में एमसीक्यूज आपके पास इस तरह से आ सकता है मेडिसिन के लिहाज से, कि वो कहेगा कि पेशेंट को आईटीपी है, हमने ट्रीटमेंट करवाई है उसकी, हमने स्प्लीनेक्टमी करवाई है, तो पेशेंट को हमारे पास क्या होगा कि किस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे उसने 7, 6, 5, 3, 4, 2 बैक्टीरिया दिए होंगे, अगर उन बैक्टीरिया में से कोई ये है, इनका नाम मतलब आपको आता है कि ये सारे इनकैप्सुलेटेड हैं, तो एक दिया होगा, बाकी जो होंगे वो इनकैप्सुलेटेड नहीं होंगे, तो आपने ये पिक करना है, ये टिक करना है। ठीक है? ये इसलिए आपको सारी बातें बताई हैं। ठीक है जी। अब फर्दर हमारे पास ये बात हो गई है, अगर किसी पेशेंट की बॉडी में सप्लीन नहीं है तो उसके अलावा हॉल जोल बॉडीज देखने को मिलेंगी। हॉल जोल बॉडीज, व्हाट इज द हॉल जोल बॉडीज? अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल बन रहे हैं, तो रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या होते हैं कि विदाउट एनी न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली, के ना इसमें कोई ऑर्गेनेली होती है ना इनमें कोई न्यूक्लियस होता है। ठीक है? अगर हमारे पास ऐसे रेड ब्लड सेल बन रहे हैं कि जिसमें कोई ना कोई रेमिनेंट रह रहा है, ठीक है, मेच्योर रेड ब्लड सेल में ना कोई ऑर्गेनेली होती है ना डीएनए, कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे रेड ब्लड सेल बन रहे हैं जिनके अंदर आपके पास कोई ना कोई हमारे पास ऑर्गेनेली या डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो रिमेनिंग रह गया, क्योंकि जब मेच्योर हो जाता है ना रेड ब्लड सेल तो उसमें डीएनए नहीं होता, तो हमारे पास ये जो सप्लीन होगी ना इसको खा जाएगी। ठीक है? ये जो रिमेनिंग ऑर्गेनेलीज, रिमेनिंग रेमिनेंट वाला रेड ब्लड सेल बन रहा है ना, इसको खा जाती है। अगर सप्लीन नहीं है तो आपके पास ऐसे रेड ब्लड सेल नजर आएंगे आपको जिनके अंदर आपके पास कोई ना कोई रेमिनेंट जो है वो पड़ा होगा, और इसको बोलते हैं हॉलजोल बॉडीज। इसके अलावा हमारे पास अगर किसी पेशेंट को ए सप्लीनिया है तो उसमें टारगेट सेल मिलेंगे। व्हाट इज द टारगेट सेल? टारगेट सेल नॉर्मली आपको किस में मिलते हैं? थैलासीमिया में। कि अगर ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल आपको इस तरह से मिलता है। रेड ब्लड सेल नॉर्मली ये आपके पास पेरिफेरल डार्क मिलेगा, इस तरह से पेरिफेरल डार्क मिलेगा, और सेंट्रल एरिया जो उसका होगा ना, वो आपके पास आपको लाइट मिलेगा। मतलब सेंट्रल एरिया बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन साइडों पे पेरिफेरल आपके पास हीमोग्लोबिन जो होती है वो कोमुलेट होती है। ठीक है? ये आपके पास नॉर्मल है। अगर हम मैं टारगेट सेल बनाऊं तो टारगेट सेल कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। टारगेट सेल दरमियान से आपको डबल सर्कल नजर आएगा, कि दरमियान में आपके पास ये, दरमियान में डार्क है, ठीक है, और फिर साइडों पे फिर डार्क है। ठीक हो गया जी? फिर आपके पास ये साइडों पे फिर डार्क है, और थोड़ा सा एरिया जो है ना वो आपके पास सेंट्रल जो डीप पार्ट है ना उसके अराउंड थोड़ा सा आपको लाइट एरिया नजर आएगा। तो ये आपके पास है टारगेट सेल। तो अगर किसी पेशेंट के बॉडी में सप्लीन नहीं है तो टारगेट सेल भी देखने को मिलेंगे। टारगेट सेल किस किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं? थैलासीमिया, और फर्दर आपके पास अगर लीवर डिजीज है तो लीवर डिजीज और थैलासीमिया में ये देखने को मिलेंगे। फर्दर अगर किसी पेशेंट की बॉडी में सप्लीन नहीं है तो सप्लीन आपके पास मोस्ट कॉमनली क्या करती है कि प्लेटलेट्स को ना, प्लेटलेट्स को स्टोर करती है। प्लेटलेट्स की स्टोर हाउस है ये, सप्लीन है तो प्लेटलेट इसमें स्टोर है। ठीक है?
तो अगर प्लेटलेट सॉरी स्प्लीन नहीं है तो प्लेटलेट किधर स्टोर होंगे, कोई पोजीशन ही नहीं होगी, कोई जगह ही नहीं है जिस जहां ये स्टोर होंगे। तो ऐसे पेशेंट में क्या हो जाएगा, हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है, उनमें प्लेटलेट जो होंगी वो ज्यादा देखने को मिलेंगी हमें सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ये सारी बातें थी स्प्लीन के रिलेटेड। अब हम स्प्लीन को पढ़ लेते हैं एक दफा। हमारे पास ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेटेड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है जी, इंटीरोलेटरल ऑफ द लेफ्ट किडनी, नाइन्थ एंड 11th रिब, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एक दफा आप देख लें। ये आपके पास जो नजर आ रहा है ये फॉलिकल है, ठीक है। और ये आपके पास आर्टरी है। आर्टरी के अराउंड जो मैंने कहा था एरिया, वो क्या है, PALS, पैरा आर्टियोलर लिम्फेटिक शीथ। ये जो पिंक से मैं, सॉरी पिंक से नहीं बनाता, इससे बनाता, इससे भी नहीं। ये आपके पास ये जितना एरिया है, ये वाला जो मैंने ब्लू से बना के दिखाया आपको, पैरा आर्टियोलर लिम्फेटिक शीथ, इसमें क्या पड़ा होगा, इसमें टी सेल पड़े होंगे। ये आपके पास फॉलिकल्स हैं, ये ग्रीन से फॉलिकल्स बना लेते हैं, ये आपके पास फॉलिकल्स हैं। और फॉलिकल्स के अराउंड जो आपके पास एरिया है, वो क्या अराउंड वाला, उसको बोलेंगे हमारे पास मार्जिनल जोन। तो फॉलिकल्स में बी सेल होंगे, ठीक है। जर्मिनल सेंटर आपके पास, जर्मिनल सेंटर जिधर बी सेल्स मेनली, मार्जिनल जोन में बेसिकली आपके पास मैक्रोफेजेस होंगे। और पैरा आर्टिकुलर लिम्फेटिक शीथ में, हमारे लिम्फोइड शीथ में टी सेल्स होंगे, ठीक है। पैरा आर्टिकुलर लिम्फेटिक शीथ टी सेल हैं, फॉलिकल्स में आपके पास बी सेल्स हैं, और मार्जिनल जोन में आपके पास मैक्रोफेजेस है। ये हो गई बात। रेड पल्प की अगर हम बात करें तो साइनोसाइड्स हैं, ठीक है। तो ये जो साइनोसाइड है, ये देखें, एक साइनोसाइड उसने रेड ब्लड सेल के साथ जोड़ा हुआ है, और दूसरा साइनोसाइड उसने, सॉरी, एक आर्टरी के साथ और दूसरा वेन के साथ, ठीक है। तो यहां से आपके पास मैक्रोफेजेस आएंगे, अगर तो आपके पास यहां से फेनिस्ट्रेशन से गुजर गए, ठीक है, तो परफेक्ट है, ठीक है जी, काम चल गया। लेकिन अगर यहां से गुजर नहीं पाएंगे तो यहाँ कॉमुलेट हो जाएंगे, तो मैक्रोफेजेस को खा जाएंगे और ये मर जाएंगे, और अच्छे अच्छे ताज़ा ताज़ा जो होंगे वो दोबारा से सर्कुलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास स्प्लीनिक डिसफंक्शन, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी, सिकल सेल डिजीज, आटोस्प्लीनेक्टमी, कि इसमें ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो जाती है, ठीक है जी। और खुद ब खुद ही क्योंकि इन्फाक्शन हो जाती है। और डिक्रीज IgM, डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, डिक्रीज C3b ऑप्सोनाइजेशन, इंक्रीज सस्केप्टिबिलिटी ऑफ इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। ये बात सारी होगी ये बड़ी डिटेल में। अगर पोस्ट स्प्लीनेक्टमी है तो हॉलजोल बॉडीज मिलेंगी, न्यूक्लियर रेमिनेंट्स होगी बात, टारगेट सेल मिलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट्स ज्यादा मिलेंगी, लिम्फोसाइट्स, क्योंकि कुछ लिम्फोसाइट्स भी आपके पास यहाँ पे स्टोर होते हैं तो ये भी ज्यादा मिलेंगे। वैक्सीनेट पेशेंट्स अंडरगोइंग स्प्लीनेक्टमी और विद स्प्लीनिक डिसफंक्शन अगेंस्ट इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। अगर किसी पेशेंट के पास स्प्लीन नहीं है तो उसको क्या करना है कि उसको वैक्सीन जरूर देनी है, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट वैक्सीन होती है, तो इसके अगेंस्ट आपने वैक्सीन देनी है ताकि इसकी इन्फेक्शन से पेशेंट को रोका जा सके। थाइमस की अगर हम बात करें ना, तो इसमें जो मेन बात आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास टी सेल की जो मैच्योरेशन होती है वो थाइमस में होती है, पहली बात होगी। दूसरी बात कि ये जो आपके पास एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है वो किधर से है, एंडोडर्म से है, ठीक है। किस कंडीशन में आपके पास जो थाइमस है वो नहीं बनता, डी जोर सिंड्रोम, इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके पास कंडीशन होती है सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी और डी जोर सिंड्रोम, इन दोनों में आपके पास क्या है कि ये जो थाइमस है वो नहीं बनता। इसके अलावा आपके पास एंडोडर्म एम्ब्रियोलॉजिकल के एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है। फर्दर आपके पास इसके भी ना दो पार्ट होते हैं, एक को बाहर वाले को कोर्टेक्स कहेंगे, इन अंदर वाले को मेडुला कहेंगे। कोर्टेक्स में आपके पास इमेच्योर टी सेल होते हैं और मेडुला में आपके पास मेच्योर टी सेल होते हैं। कोर्टेक्स इज डेंस विद द इमेच्योर टी सेल और मेडुला पेल मेच्योर टी सेल्स, ठीक है। हेजल कॉर्पसल्स, ये आपके पास है हिस्टोलॉजिकली अपीयरेंस। अगर हम इस तरह से हिस्टोलॉजिकली थाइमस के सेल्स को देखेंगे ना, तो उस पे कुछ एरिया आपको वाइट वर्ल्ड कैल्सिफिकेशन वाला नजर आएगा, बाकी सारा सेम आपके पास इस तरह पिंक 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 सारा। लेकिन कुछ एरिया जो होगा वो इस तरह वर्ल्ड कैल्सिफिकेशन, इस तरह से वाइट वाइट एरिया जो नजर आएगा, इसको बोलते हैं हेजल कॉर्पसल्स कॉन्टेनिंग एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से आ सकता है, लेकिन हाई यील्ड कोई एमसीक्यूज हो सकता है, मतलब यू वर्ड के लिहाज से ये अहम है, लेकिन एनएलई के लिहाज से नहीं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास नॉर्मल न्यूनेटल थाइमस सेल शेप्ड। तो आप ये देखें कि इतना बड़ा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो इतना बड़ा थाइमस होता है। इसके बारे में मैजिक मैजिक ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, बंदा बड़ा होता जाएगा, तो उसका जो थाइमस है वो छोटा होता जाएगा। पहले जब बच्चा पैदा होता है ना,
तो जो इमेज दे के हमारे पास हमें वो डायग्नोज करवा सकते हैं कि ये एनाटॉमिकली कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये थाइमस होता है, इतना बड़ा होता है। तो जैसे जैसे हमारे पास क्या होता है कि एज इंक्रीज होगी, एज इंक्रीज, और उसके अलावा थाइमस जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हम कहें कि एज बटा थाइमस, ठीक है। थाइमस अगर छोटा है, थाइमस छोटा होगा, एज बढ़ेगी। तो एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, थाइमस जो होता है वो छोटा होता जाता है। इन ओव्यूल्यूट बाय द एज 3 ईयर्स, ठीक है, इन्वोल्यूट्स। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो एंड पे जाके जब पेशेंट जो होता है वो आपके पास, पेशेंट तो नहीं, नॉर्मली वैसे 50-55, तो ये जो थाइमस होता है बिल्कुल उसका हाइपोप्लेजिया हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। थाइमोमा किस किस कंडीशन में हो सकता है? ये रिलेटेड कंडीशन है, मेस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है। आपके पास जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हमारे पास, इस कंडीशन में क्या होता है कि सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो आपके पास फेशियल अडीमा वगैरह ये सारी कंडीशन मिलेंगी। तो जो बातें इसमें अहम है वो ये याद रखनी है कि सेल शेप्ड होता है, टी सेल की मैच्योरेशन करवाता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मेडुला में क्या होता है, और उसके अलावा जो कॉर्टेक्स है उसमें क्या होता है। लोकेशन याद कर लें, वैसे अच्छी बात है, एंटीरियर सुपीरियर मेडिएस्टिनम, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है। यहाँ पे हमारे पास ये बात है कि ये आपके पास, ये देखें, आपके पास लिम्फेटिक नोड है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक डायग्राम बना के दिखाई। सर्वाइकल, ठीक है जी, मेडिएस्टिनल, हाइलर लिम्फ नोड। उसके अलावा ये आपके पास आ गए एब्डोमिनल सीलियक हैं, ठीक है, सुपीरियर मेजेंटेरिक। उसके अलावा ये जो आपको गोल सर्कल वाले नजर आ रहे हैं ये पैरा एओटिक, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपके पास एरिया है डीप इंग्वाइनल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल, तो ये सारे के सारे लिम्फ नोड हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड। अब आपके पास ये जो ये जितना एरिया, ये आपके पास राइट साइड सारी जो उसने डार्क बनाई हुई है, डार्क बनाई हुई है ना, जितना डार्क पार्ट है, तो ये जो लिम्फेटिक, यहां से जितने भी लिम्फ नोड की हमारे पास सर्कुलेशन है वो कहाँ से रिसीव होगी, ये डिफरेंट पार्ट है। और बाकी सारी बॉडी जो है ये टोटली आपके पास डिफरेंट ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड नहीं, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है उसकी टोटल डिफरेंट है। बाकी सारी की लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो डिफरेंट है। हमारे पास यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन्स राइट साइड ऑफ द बॉडी अबव डायाफ्राम इनटू जंक्शन ऑफ द राइट सबक्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। राइट साइड जो है अबव द डायाफ्राम, डायाफ्राम के अबव, कि आपके पास डायाफ्राम किधर होते हैं, अगर यहाँ पे हम ब्यूटीफुल लंग्स बनाएं तो ये लंग्स हैं अगर हमारे पास, तो ये डायाफ्राम है, ठीक है जी। तो राइट साइड जो है, ये राइट साइड है, डायाफ्राम से ऊपर ऊपर क्या बाजू और बाकी सारा डायाफ्राम से ऊपर ऊपर, ये आपके पास कहाँ ड्रेन होगा, हमारे पास ये लिम्फ, राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट साइड है, तो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, और किधर जाएगी आपके पास, राइट सब क्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर वेन, राइट सब क्लेवियन प्लस इंटरनल जुगुलर वेन। और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड सारी की सारी, ये इसके भी नीचे, लेफ्ट डायफ्राम से नीचे बाकी सारी बॉडी लेफ्ट साइड सारी, वो किधर से, लेफ्ट आपके पास लिम्फेटिक ड्रेनेज, लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल से किधर आएगी आपके पास, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। थोरैसिक डक्ट हमारे पास, सॉरी सॉरी, ये आपके पास राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करती है, लेफ्ट साइड पे थोरैसिक डक्ट जो है ना वो ड्रेन करेगी। थोरैसिक डक्ट बिलो द डायफ्राम एंड लेफ्ट थोरैसिक एंड अपर लिम्ब इनटू द जंक्शन ऑफ लेफ्ट सब क्लेवियन। आपके पास दोनों में सब क्लेवियन, राइट साइड वाली राइट सब क्लेवियन, लेफ्ट वाली लेफ्ट सब क्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन वो कॉमन है। लेफ्ट पे आपके पास थोरैसिक डक्ट है और आपके पास राइट साइड पे राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो आती है। इसके अलावा यहाँ पे जो अहम अहम बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके पास कंडीशन है ना, ये वाला बहुत अहम है आपके पास, सुपरफिशियल इंग्वाइनल। ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये पूछता है कि किस ट्यूमर में आपके पास स्पेसिफिकली है, लेकिन हम इसको रिप्रोडक्टिव में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो बात आपने याद रखनी है ना, ये एमसीक्यूज है, ये आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कावासाकी डिजीज, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। आपके पास जो डीप सर्वाइकल, ये जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है ना, कौन सी, वैसे तो कैंसर सेल में आपके पास मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड की लार्जमेंट लाजमी नहीं कैंसर सेल होते हैं, लेकिन आपके पास मोस्ट कॉमनली कैंसर में या कोई भी इन्फेक्शन होता है ना बैक्टीरियल, तो उसमें। लेकिन कावासाकी डिजीज आपके पास वेस्कुलाइटिस, जिसमें आपके पास क्या होगा कि ये जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है ना ये इनलार्ज मिलेंगे। ये एमसीक्यूज है और ये पूछा जा सकता है, ये अहम बात है इसमें से।
उसके अलावा आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड जो है ना, ये मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड कोई भी अगर लंग कार्सिनोमा है तो ये इधर आएगा, और ये उसके बाद में आपके पास मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड के नीचे जो ये हाइलर लिम्फ नोड है ना, आपके पास कोई भी ग्रेनुलोमेटस डिजीज या सार ग्रेनुलोमेटस डिजीज कौन सी हो सकती है, सार्कोइडोसिस है, जैसे कि सार्कोइडोसिस बाइलेटरल लिम्फोडिनोपैथी मिलेगी। और अगर टीबी है तो टीबी में आपके पास यूनिलेटरल, प्राइमरी टीबी में यूनिलेटरल लिम्फोडिनोपैथी। तो ये आपके पास अहम बात है। फर्दर फर्दर आपके पास ये एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये जो मैंने बनाया है, ये एक्सिलरी लिम्फ नोड, अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही, क्यों होगी आपके पास, क्यों यहाँ पे इनलार्जमेंट हो सकती है कि किसी फीमेल को ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, तो इसके रिलेटेड एमसीक्यूज ये है कि अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कार्सिनोमा है तो उसकी आपके पास यहाँ पे ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड आपके पास यहाँ पे लिम्फेक्टमी करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है, तो अगर किसी पेशेंट की एक्सिलरी लिम्फेक्टमी हो रही है तो उसको मोस्ट कॉमन रिस्क होगा कि आपके पास उसकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो होगी ना वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है, वो मोस्ट कॉमनली इसी के पास से गुजर रही होगी। और लॉन्ग थोरेसिक नर्व अगर डैमेज हो गई है, सिनेरियो कैसे आएगा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, ठीक है जी, और बस एक्सिलरी लिम्फ नोड को मेंशन नहीं करेंगे, तो उसके बाद सर्जिकली हमने उसके ट्रीटमेंट किया है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करने के बाद क्या हो रहा है कि हमें उसको, वो जो उसका जो बाजू है वो 90 डिग्री जो है ना वो आप लिफ्टिंग नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या मसला क्या हुआ कि कौन सी नर्व डैमेज हुई है, तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है ना वो डैमेज हो सकती है, मोस्ट कॉमनली इसी के पास से गुजर रही होती है। और अगर ये डैमेज हो जाएगी तो विंग्ड स्कैपुला, आपके पास जो विंग्ड स्कैपुला है ना, विंग्ड स्कैपुला कैसे मिलेगा, तो आपके पास स्कैपुला बैक साइड पे जो प्रोमिनेंट बोन होती है ना, आप अपनी बैक पे देखें तो नेक के नीचे जो प्रोमिनेंट बोन होती है ना उसको बोलते हैं ना स्कैपुला, तो वो विंग्ड मतलब एक तरफ से वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये किसको मोस्ट कॉमनली किस मसल को ये इनर्वेट कर रही होती है, सिरेटस इंटीरियर, ठीक है। तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज है इसी के साथ, इसी से रिलेटेड, कि आपके पास लेफ्ट सॉरी लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हो सकती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड को डिस्टर्ब नहीं करना बहुत ध्यान से। और कावासाकी डिजीज में आपके पास क्या होगा कि डीप सर्वाइकल जो आपके पास लिम्फ नोड होते हैं वो इनलार्ज होते हैं। ये मेडिएस्टिनल हायरल लिम्फ नोड, ये आपको पता होना चाहिए, सार्कोइडोसिस और पल्मोनरी टीबी ये मोस्ट कॉमन है ना, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी एक्सिलरी मास्टाइटिस और मेटास्टाइसिस वही बात आ गई, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट और अगर कोई कैंसर है। इसके अलावा ये जो आपके पास है ना एब्डोमिनल रीजन वाले, ये नॉर्मल आपके पास जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, लेकिन लेकिन एक इधर नहीं लिखा हुआ है, बात आपको पता होना चाहिए कि ये लिम्फ नोड आपके पास अगर किसी बंदे को टाइफॉइड फीवर है, टाइफॉइड है ना, साल्मोनेला टाइफी, तो उस कंडीशन में भी ये जो एब्डोमिनल लिम्फ नोड होते हैं ना वो इनलार्ज हो जाते हैं। आपके पास ये जो पैरा एओर्टिक हैं और उसके अलावा ये एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक, ये रटे वाली चीजें हैं लेकिन आपने याद करनी है। लेकिन एक बात जो है ना वो आपको बता देता हूँ, सुपरफिशियल इंग्वाइनल, तो सुपरफिशियल का मतलब क्या होगा कि जो आपके पास बिल्कुल ओरिएंटेशन जो उसकी है वो सुपरफिशियल है ऊपर की तरफ। तो हर वो आपके पास डिजीज जो कि सुपरफिशियल एरिया को इन्वॉल्व कर रही है, जैसे हम बात करें कि डिस्टल वजाइना, वजाइना का एंड वाला पार्ट, वुल्वा, स्क्रोटम, यूरिथ्रा, एनल केनाल, ठीक है जी, बिलो पेक्टिनेट लाइन जो कि बिलो द पेक्टिनेट लाइन होती है, स्किन बिलो द अम्बलाइकस, तो सारी की सारी वो वाला आपके पास पार्ट जो कि सुपरफिशियली लाई कर रहा होता, तो वो उधर कोई आपके पास इन्फेक्शन है या वहां कोई कैंसर है या कोई कार्सिनोमा है, ठीक है जी, सक्रोटम का आपके पास कैंसर हो चुका है, तो किस लिम्फ नोड की आपके पास स्वेलिंग होगी, तो सुपरफिशियल लिम्फ नोड की, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने याद करना है, एंड पे पॉप्लिटियल हो सकता है, तो ये इतना कॉमन नहीं है। इसमें कौन कौन सी बातें अहम है, आपके पास अहम है कि हाइलर और मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड की डिजीज कौन सी हैं, उसके अलावा एक्सिलरी लिम्फ नोड आपके पास जो है इसको अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, इसको हमने रैप्चर सॉरी डैमेज कर दिया है, तो क्या होगा, लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होगी, विंग्ड स्कैपुला, सिरेटिस एंटीरियर और कावासाकी डिजीज में सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होती है वो आपके पास